हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, पुनः परीक्षा री एग्ज़ाम जो हुआ था 2021 में, उसके सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपका जो सब्जेक्ट है, इस पेडागोजी सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को कराने वाली हूँ। सो आइएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉम्बैटिस, यानी कि युयुत्सा क्या है। युयुत्सा के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। युयुत्सा कॉम्बैटिस क्या है युयुत्सा। और ये जो युयुत्सा यहाँ पर है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल प्रवृत्ति। क्या है? मूल प्रवृत्ति को बोला जाता है। और जो युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति होती है ना, इस मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है, किसने दिया था, आपके एग्जाम में आता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया गया था विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल, ठीक है, इसने दिया था। और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी थी। तो ये भी आपके इसी में पूछा गया है कि किसने जो है 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है। मैकडूगल ने। और ये क्या है? युयुत्सा है। और प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों से संबंध एक संवेग बताया गया। जैसे कि आपकी पलायन और भागना मूल प्रवृत्ति है, इसमें जो आवेग होता है वो भय होता है। युयुत्सा एंड युद्ध प्रवृत्ति की बात करते हैं तो इसमें क्रोध होता है। निवृत्ति, अप्रियता, विकर्षण, ये 3 मूल प्रवृत्तियां हैं जिसमें घृणा होता है। पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति, तो इसे वात्सल्य बोलते हैं। शरणागति या संवेदना जो आपकी मूल प्रवृत्ति है, इसमें कष्ट आपका क्या है? संबंधित आवेग है। जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है और संबंधित आवेग आश्चर्य है। काम मूल प्रवृत्ति है, कामुकता संबंधित आवेग है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है 14 क्या बताई है? मूल प्रवृत्तियों को बताया था। किसने? विलियम मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? हॉरलॉक जो है एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक विकास का जो अर्थ बताया था वो सामाजिक संबंधों में परिपक्वता को प्राप्त करना, इनके मैच्योरिटी को प्राप्त करना इन्होंने बताया है। सामाजिक जो रिलेशन है वहाँ पर मैच्योरिटी को प्राप्त करना ही इन्होंने सामाजिक डेवलपमेंट बताया है। तो यहाँ पर जो उसको इफेक्ट प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो है आपका सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, सोशल इन्वायरमेंट एलिमेंट्स। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सामाजिक परिवेशजन्य तत्व क्या करता है? ये जो सोशल इन्वायरमेंट एलिमेंट्स होता है, बालक जो होता है, जो बच्चा होता है, उसके सामाजिक विकास को अफेक्ट करने वाला एक एलिमेंट है। सामाजिक विकास से तात्पर्य क्या होता है? तो विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ क्या करता है? अनुकूलन करता है, समन्वय स्थापित करता है, समायोजन करता है। समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और अपनी जन्मजात जो प्रवृत्तियां हैं और उन जो योग्यताएं हैं उनका डेवलपमेंट करता है, विकास करता है। और अपनी जो सामाजिक गुण होते हैं उन गुणों का विकास सामाजिक परिवार, आपको पता है कि जो हमारे सामाजिक गुण हैं उन सामाजिक गुणों का जो डेवलपमेंट होता है वो सामाजिक पर्यावरण में ही संभव होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? आपसे इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। देखिएगा, फिजिकल डेवलपमेंट का जो एक प्रमुख नियम है वो है द्रुतगामी विकास, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। शारीरिक विकास के अगर दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो शैशवावस्था विकास की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर जो 3 साल तक की उम्र होती है ना, इसके दौरान हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है बहुत ज़्यादा तीव्र गति से, अगर आपने देखा होगा एक बच्चे को जब वो छोटा होता है तो उसका जो एकदम से डेवलपमेंट होता है, और बाल्यावस्था के पहले 3 वर्ष के दौरान 6 से 9 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास अधिक तीव्र गति से होता रहता है। और बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास की गति फिर क्या होने लगी? धीमी होने लगती। और फिर किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है कि ये किशोरावस्था का काल है। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का जो विकास है वो द्रुत गति से होता है।
बालिकाओं में तीव्रतम वृद्धि का समय लगभग 11 से 13 वर्ष की आयु, और बालकों में जो तीव्र गति होती है वो 14 से 15 वर्ष के बीच में होती है। आंसर हो जाएगा ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अगर आपने बीएड किया होगा तो बीएड में ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं, इसलिए जब भी आप बीएड करें या आप जो मेरे साथ वाले अभी देख रहे हैं, जो मेरे आगामी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, अगर आप बीएड करते हैं ना तो बीएड को ये ना सोचे कि बस हमने तो बीएड करना है। बीएड के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपके टीचिंग के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, नॉट ओनली यूपी टेट, सी टेट, अदर टीचिंग एग्जाम, तो वहाँ पर सीडीपी तो आपका एक रहता ही रहता है। ठीक है। सो निम्नलिखित में से कौन से एक विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन है? सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर बात की जाए ना, थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिलैक्स, यानी कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत जो है प्रत्यावर्तन का, ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। गैरिसन एंड अन्य के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में एंट्री लेता है या प्रवेश करता है, तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। बिल्कुल परिवर्तन तो होते ही है। शैशवावस्था में आप देखिए, जब वो बाल्यावस्था में ज़्यादा, फिर किशोरावस्था, तो चेंजेस होता रहता है ना। तो तब हम उसमें क्या देखते हैं, परिवर्तन। और स्टडी ने ये सिद्ध भी किया है कि इन परिवर्तनों में पर्याप्त सिद्धांतों का अनुसरण करने की जो प्रवृत्ति होती है, इन्हीं को विकास का सिद्धांत माना जाता है। और विकास के जो सिद्धांत है उसमें आपका जैसे विकास की दिशा का सिद्धांत है, निरंतर विकास का सिद्धांत उसमें आता है। ठीक है। परस्पर संबंध का सिद्धांत भी आता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत आता है, विकास क्रम का सिद्धांत आता है, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत आता है, वंशानुक्रम और वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत आता है। लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं आता है, बल्कि ये जो सिद्धांत है ना, ये अधिगम का सिद्धांत है। किसका है? लर्निंग का सिद्धांत है। और यह इवान पावलोव जो थे, इनके द्वारा दिया गया था। इवान पावलोव के द्वारा दिया गया। सो आपसे पूछा जा सकता है कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन जो सिद्धांत है वो किस चीज़ का है, तो अधिगम का सिद्धांत है। और किसने दिया था? तो ये इवान पावलोव ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, डेवलपमेंट रिजल्ट इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसका है? सो ध्यान दीजिएगा, ये कथन है हारलॉक का, ऑप्शन बी। हारलॉक के अकॉर्डिंग विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं क्या होती हैं? प्रकट होती हैं। वही मेरिडिथ की बात करूं तो मेरिडिथ, ठीक है, कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं, लेकिन कुछ विकास का भेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में करते हैं। ये किसने कहा? मेरिडिथ ने कहा। गैसेल के अकॉर्डिंग विकास केवल एक प्रत्यय यानी कि विचार ही नहीं है, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 विभिन्न दिशाओं शरीर, अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान और व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहार ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर तथा विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। ये कथन किसका है? गेसेल का। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी की जो ऊपर दिया गया है कि जैसे ही विकास के जो रिजल्ट आते उसके परिणाम स्वरूप कुछ नई विशेषताएं और नए योग्यताएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या? कि अधिगम, ऑप्शन सी, अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोहलर ने कहा था कि कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। और कोहलर के अकॉर्डिंग प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा नहीं सीखता है जो बच्चा है, वो प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा नहीं सीखता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्ति और बुद्धि के द्वारा समस्यापूर्ण परिस्थिति का क्या करता है? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परीक्षण करता है, तब किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। उनका मतलब था कि प्रयास या त्रुटि के माध्यम से नहीं सीखता, बल्कि जो उसकी मानसिक शक्ति और बुद्धि के द्वारा वो क्या करता है? उसका अवलोकन करता है। अधिगम की जो प्रक्रिया है समग्र परिस्थिति के सविकल्प प्रत्यक्षीकरण के आधार पर जटिल होती है।
समग्र परिस्थिति का समझ में आना, फिर प्रतिक्रिया करना सूझ का परिचालक है। और सीखने के इन सिद्धांत को गेस्टॉल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत भी कहा है। और इस किसने कहा है? कोहलन। कोहलन ने कहा है कि पहले स्थिति समझ में आनी चाहिए, उसके बाद प्रतिक्रिया करना सूझ का परिचालक है। यानी कि उन्होंने कहा कि प्रयास त्रुटि के द्वारा नहीं सीखता है बच्चा, बल्कि अपनी मानसिक शक्ति और बुद्धि के द्वारा उसे पहले जानता है, समझता है, फिर प्रतिक्रिया करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 7 है, हु प्रोपाउंडेड 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग? किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? तो ये जो पंचपद, जिसमें प्रस्तावना है फर्स्ट, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, फिर चौथा व्यवस्था, फिर पांचवा मूल्यांकन। तो ये पंचपद प्रणाली का जो प्रतिपादन किया था वो हर्बर्ट ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। हर्बर्ट के द्वारा जो ये पाठ योजना के 5 सोपान थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज भी इनका अनुसरण किसी न किसी रूप में किया जाता है। हमारे देश में जो मोस्टली पाठ योजनाएं हैं वो हर्बर्ट उपागम के आधार पर ही बनाए, जिसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, व्यवस्था, मूल्यांकन। आगे है, हु डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड्स फ्रॉम दी फॉलोइंग? निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? सो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का है और इसका सही आंसर हो जाएगा कैनन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 9, creativity is a mental process to express the original outcomes the statement is of? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? सो ये कथन है क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अकॉर्डिंग टू BF स्किनर लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस? BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट, यानी कि अनुकरण एंड प्रबलन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से जो है किसने वर्गीकृत किया है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, ये युयुत्सा है। ठीक है, तो ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं ये 14 होती हैं और इनको वर्गीकृत क्लासिफाइड किसने किया था? आंसर हो जाएगा आपका आंसर मैकडूगल, ऑप्शन बी मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंस upon on one object rather than upon another. This statement is related. किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डम्बेल का। किसका है? डम्बेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन सास के पिता से जुड़ा है? सो जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गॉल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण जो है प्रतिपादित किया? अब वेरी इंपॉर्टेंट, बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपका आता है, एस जलोटा पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 एंड बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालक के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने 1964 में साधारण मानसिक योग्यताओं के परीक्षण को प्रतिपादित किया था और ये परीक्षण 12 से 16 वर्ष के बालकों के लिए उपयुक्त इन्होंने माना था। और डॉक्टर एस जलोटा ने जो है बुद्धि को मापने के लिए इस परीक्षण को हिंदी में प्रतिपादित, और इस परीक्षण के द्वारा हम एक समूह की बुद्धि को माप सकते हैं, बुद्धिमान, औसत और सुस्त श्रेणियों को वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हु
प्रोपाउंडेड द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये भी आपका जो आपका इंटेलिजेंस वाला चैप्टर है वहाँ पर पूछा जाता है, आप बीएड में पढ़ते हैं इसे, इसलिए कहा कि आप बीएड के सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िएगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने, इसमें जो सीडीपी आपका होता है ना उसे आप ज़रूर पढ़िए अच्छे से। सो 15 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, स्पीयरमैन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, ठीक है, इसका जो प्रतिपादन है वो स्पीयरमैन ने किया। स्पीयरमैन का मानना था कि जो बुद्धि है, बुद्धि जो है ना वो 2 कारकों से मिलकर बना है। पहला है सामान्य योग्यता कारक, जनरल फैक्टर, जी फैक्टर जिन्हें बोलते हैं। ये सभी प्रकार की जो मानसिक क्रियाओं के मूल हैं उनमें मिलता है। लेकिन विशिष्ट योग्यता, स्पेशल या स्पेसिफिक फैक्टर, एस फैक्टर, जो विशिष्ट कार्यों में सहायता करते हैं। जो सामान्य कारक मानसिक क्रियाओं का मूल है, अर्थात जिस व्यक्ति में जी फैक्टर या सामान्य तत्व होते हैं वही अपनी मानसिक क्रियाओं को कर सकता है, और इसके अलावा विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट कारक एस फैक्टर उपस्थित होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। सो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन और बी, प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही आंसर होगा। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, और संवेदना की भांति ही प्रत्यक्षीकरण भी एक मानसिक प्रक्रिया। संवेदना अर्थ रहित ज्ञान है और प्रत्यक्षीकरण अर्थपूर्ण ज्ञान है। अगर एग्जाम्पल देखें कि बालक खेल रहा है, उसे किसी ने उसका नाम लेकर आवाज़ दिया, इससे उसे ध्वनि संवेदना हुई और उस ध्वनि को पहचान कर वह अनुमान लगा लेता है कि पिताजी बुला रहे हैं। इस प्रकार के ज्ञान को क्या बोला जाता है? प्रत्यक्षीकरण। वुड वर्ड के अकॉर्डिंग प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से पदार्थ और बाह्य घटनाओं या तथ्यों को जानने की क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? भूल और प्रयास एंड त्रुटि, ठीक है। 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक आपका ऑप्शन है। सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के द्वारा 1898 में किया गया था। इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या संबंधवाद बंधन सिद्धांत, SR स्टिमुलस रेस्पॉन्स बॉन्ड सिद्धांत आदि कई नामों से जाना जाता है। इसमें इस सिद्धांत द्वारा उन्होंने पता लगाया कि जो पशु और मानव है इनको सिखाने में प्रयास और भूल का विशेष महत्व है, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और 5 सहायक नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, अनुरूपता या सादृश्यता का नियम तथा सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो इसका इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। आगे है IQ लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन विल बी बिटवीन। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? तो उनका जो लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस होता है ना IQ, तो वो आपको ध्यान रखना है 90 से 109 के बीच में होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो। अगर बात करते हैं प्रतिभाशाली जीनियस जो होते हैं वो 140 से 200 तक के बीच में होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए 120 से 139 तक में प्रखर बुद्धि वेरी सुपीरियर होते हैं, 110 से 119 वाले उत्कृष्ट बुद्धि सुपीरियर होते हैं, 90 से 109 वाले सामान्य बुद्धि एवरेज होते हैं, और 80 से 89 वाले मंद बुद्धि डल होते हैं, 70 से 79 वाले निर्बल बुद्धि होते हैं, और 50 से 59 वाले मूर्ख होते हैं, 25 से 49 तक के मूंढ होते हैं, और 25 से नीचे तो जड़ बुद्धि होते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 890। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन हो जाएगा सी, कैटल। 16 PFB का फेमस है कैटल का, ऑप्शन हो जाएगा सी, तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल थे। कैटल का जो बुद्धि परीक्षण आवाचिक अथवा अशाब्दी बुद्धि परीक्षण है इसके अंतर्गत है। कैटल का बुद्धि परीक्षण कल्चरल फ्री टेस्ट के नाम से फेमस है या जाना जाता है। कैटल के अकॉर्डिंग बुद्धि के 2 इम्पॉर्टेंट तत्व एलिमेंट होते हैं, जैसे कि तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि
को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में परिकल्पित है, जबकि जो ठोस बुद्धि होती है वो शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित ज्ञान आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। सो इसे जो है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? ध्यान दीजिएगा, स्किनर ने किया था, ऑप्शंस डी। ओके, स्किनर ने अपनी बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और 2 प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला, पहला क्रिया प्रसूत, दूसरा उद्दीपन प्रसूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 20, ब्लूप्रिंट, जैसे कि आपका एपीसी में इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी का मतलब होता है पेशेवर जो हमारी क्षमताएं होती हैं उनमें वृद्धि करना। तो ब्लूप्रिंट आप बनाते हैं, ब्लूप्रिंट किसी पुस्तक के जो प्रश्न पत्र होते हैं, जैसे आप कहीं पढ़ा रहे हैं, 8th की बुक पढ़ा रहे हैं तो उसका प्रश्न पत्र कैसे तैयार करें, तो उसके लिए क्या होता है, आप ब्लूप्रिंट बनाते हैं, प्रारूप वहाँ पर बनाते हैं कि किस में हमें किस टाइप के जो है क्वेश्चंस डालने हैं, है ना, तो उसी को ब्लूप्रिंट बोला जाता है। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये क्या करता है, ब्लूप्रिंट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो पेपर बनाने में, यानी कि टेस्ट कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आंसर हो जाएगा, परीक्षण निर्माण में करते हैं। आगे है प्री ऑपरेशनल स्टेज इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज बाय, यानी कि विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 22 आपने पढ़ा भी होगा, पियाजे, जीन पियाजे, ऑप्शन बी सही होगा। जीन पियाजे ने जो है बौद्धिक विकास जो है या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इन्होंने इस सिद्धांत में जो है इसी को बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी बोला जाता है, जिसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें पहला है संवेदना या संवेदी पेशी अवस्था जो 0 जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक की होती, एक तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती, एक है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक की होती है। तो आंसर हो जाएगा पियाजे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? आप देखिएगा, जो उपयोग होता है ना, वो उपयोग होता है व्यक्तित्व मापन में किया जाता है, और यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो व्यक्तित्व लक्षण और मनोवृत्ति का आकलन करता है। एमपीपीआई एक साइकोमेट्रिक परीक्षण है जो मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के द्वारा अनुभव किए गए विभिन्न जो सामाजिक, व्यक्तिगत और व्यवहार संबंधी मुद्दे होते हैं उनको समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों की सहायता करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि एमपीपीआई भी बताया था ना कि जो आपका मानसिक रोगी, स्वास्थ्य रोगी होता है, उसके अनुभव जो भी उसने किए हैं उनको समझने में सहायता करता है। एमपीपीआई इसका फुल फॉर्म है मिनियोस्टिया मल्टीफेसिस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ठीक है। दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में से एक है। मनोवैज्ञानिक स्टार्क, हैथवे और जेसी मैकिनले मिनेसोटा विश्वविद्यालय जो है मिनीसोटा मल्टीफेसिस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री जो है विश्वविद्यालय के 2 संकाय सदस्यों के द्वारा डेवलप किया गया था। आप देखिए, वैसे तो ये कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, तो फिर आंसर होना सी, लेकिन अगर मैं बता दूं, क्योंकि हम किसी की पर्सनैलिटी को ही तो उसको मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए ना तो आंसर आयोग ने जो है सभी को 1 बराबर नंबर दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर इसका कोई भी, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये उसकी पर्सनैलिटी को ही रीड करने में, समझने में मनोवैज्ञानिक की हेल्प करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिगम हेतु। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? सो अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है, आपसे पूछा गया है। तो अधिगम लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है शैशवकाल का समय क्या है? तो शैशवकाल आपका इन्फेंट्री जो चाइल्डहुड होता है उसका जो पीरियड माना जाता है, वो टाइम पीरियड आप लोगों का जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25।
आंसर हो जाएगा कि शैशवावस्था का जो टाइम माना जाता है वो है आपका बी, जन्म से 2 वर्ष तक का। प्रारंभिक बाल्यावस्था या बचपन अवस्था 2 से 6 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था या बालक 6 से 12 वर्ष, बालिका की 6 से 10, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था तो यहाँ पर देखिएगा 13 से 14 वर्ष, और ये होती बालक की, बालिका की 11 से 12 वर्ष। प्रारंभिक किशोरावस्था बालक की 15 से 16 वर्ष, मध्य किशोरावस्था बालक 17 से 18 वर्ष, बालिका की 15 से 17 वर्ष, उत्तर किशोरावस्था बालक 19 से 20 और बालिका 18 से 20 वर्ष की। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? सो कोहलर ने किस सिद्धांत को यहाँ पर एक तरीके से दिया था? आंसर हो जाएगा डी, अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था, थ्योरी ऑफ लर्निंग। अधिगम सिद्धांत में क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर का सूझ सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का वर्णन है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 27। अकॉर्डिंग टू मैकडुगल द नंबर ऑफ मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है मैकडुगल के अकॉर्डिंग, अब ये तीसरा क्वेश्चन एक ही उससे आया है तो इम्पोर्टेंट है, और इन्होंने जो बताए हैं ऑप्शन बी 14। फर्स्ट है पलायन, भागना, दूसरा युयुत्सा युद्ध प्रवृत्ति, तीसरा निवृत्ति अभिप्रियता अभिकर्षण, चौथा है पुत्रकामना, पांचवा शरणागति, छठा है जिज्ञासा, सातवां है काम, आठवां आत्मस्थापना, नौवां है दैन्य विनीत भाव और 10वां है समूह प्रवृत्ति, 11वां है भोजनान्वेषण, 12वां है संग्रह या संचय, 13वां है रचना और चौथा है हास्य। नेक्स्ट आप लोगों का है मानसिक उद्देलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? सो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर ऑप्शंस डी, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसका यूज होता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंटी इन हुज एक्सपेरिमेंट? निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावलव के प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। और I.P. पावलव एक रूसी शारीरिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाचन क्रिया की दैहिकी का विशेष रूप से स्टडी किया स्टार्ट किया था, और प्रारंभ में उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंध को माना। अनुबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन स्टिमुलस तथा अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच एक क्या बनता है? सहचर्य स्थापित होता है। और पावलोव के सीखने के सिद्धांत, इस अनुबंध सिद्धांत को क्लासिकीय अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर क्या किया था? प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। एंड क्रो ने कहा था कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। सो ये थे आपके यूपी टेट जो री एग्जाम हुआ था 2021 में, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। प्रीवियस ईयर ही यहाँ पर आप लोगों को कराऊंगी, साथ में बीएड का आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर चलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।